दोस्तों, मैरिड टू माय टॉक्सिक हस्बैंड के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। होटल की वो सीक्रेट मीटिंग खत्म करके दिग्विजय जब वापस अपने विला लौटा तो रात के करीब 10:30 बज चुके थे। पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस दादाजी की गिरती हुई तबीयत और उस रहस्यमयी डॉक्टर आरोही की बातें घूम रही थी। टेंशन के मारे उसका सिर फटा जा रहा था। उसने भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ी और अपने बेडरूम का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर मध्यम पीली लाइट जल रही थी, जिससे पूरे कमरे में एक सुकून देने वाली खामोशी पसरी हुई थी। दिग्विजय ने जैसे ही बिस्तर की तरफ देखा, उसकी आंखों की सारी थकान पल भर में ही गायब हो गई थी। अनन्या बेड पर एक तरफ करवट लिए गहरी नींद में सो रही थी। उसके बिखरे हुए बाल उसके गोरे गालों पर आ रहे थे। सोते हुए वो इतनी मासूम लग रही थी कि दिग्विजय के सख्त चेहरे पर अपने आप ही एक बेहद और प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो बिना कोई आवाज किए दबे पांव बेड के पास आया। वो घुटनों के बल बेड के पास बैठ गया और अनन्या के चेहरे को बेहद करीब से निहारने लगा। इस वक्त कमरे में सन्नाटे में अनन्या की धीमी धीमी चलती सांसें दिग्विजय के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। तभी उसने देखा कि अनन्या को शायद हल्की सी ठंड लग रही है। वो नींद में ही कंबल को खुद पर खींचने की कोशिश कर रही थी। दिग्विजय ने बेहद आराम से कंबल उठाया और उसे अनन्या के कंधों तक अच्छे से ओढ़ा दिया था। ऐसा करते हुए उसकी उंगलियां गलती से अनन्या के गाल को छू गई। वो मखमली छुअन जैसे दिग्विजय के पूरे शरीर में करंट की तरह दौड़ गई थी। वो वहीं पर रुक गया। उसने अपनी उंगलियों से अनन्या के चेहरे पर आए बालों को धीरे से हटाया और उन्हें उसके कान के पीछे कर दिया। इस दौरान उसकी गर्म सांसें अनन्या के चेहरे पर पड़ रही थी। नींद में ही अनन्या को शायद उस छुअन का एहसास भी हुआ। उसने एक हल्की सी करवट ली और उसका चेहरा ठीक दिग्विजय के सामने आ गया। दोनों के बीच महज कुछ इंच की ही दूरी बची थी। दिग्विजय का पूरा ध्यान अनन्या के उन गुलाबी होठों पर टिका हुआ था। उसके अंदर एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और दूसरी तरफ उस लड़की के लिए उसका बेकाबू होता प्यार। वो खुद को रोक नहीं पाया और बेहद हौले से आगे बढ़कर उसने उसका माथा अपने माथे से टिका दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल को महसूस करने लगा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि अगर अनन्या जाग रही होती तो साफ साफ सुन सकती थी। दिग्विजय ने बहुत ही धीमे से, बिल्कुल फुसफुसाते हुए कहा, तुम क्या चीज हो अनन्या। जब पास नहीं होती तो चैन नहीं आता, और जब इतनी नजदीक हो तो दिल संभलने का नाम ही नहीं लेता। काश ये कॉन्ट्रैक्ट महज एक कागज का टुकड़ा ना होकर हमारी हकीकत होता। उसने बेहद प्यार से अनन्या के माथे पर अपने होठ रख दिए। वो एक बेहद पवित्र और गहरा किस था, जिसमें उसकी तड़प और मोहब्बत दोनों साफ दिख रही थी। अनन्या ने नींद में ही मानो उस सुकून को महसूस किया और उसके चेहरे पर तनाव पूरी तरह शांत हो गया। दिग्विजय मुस्कुराया। वो खड़ा हुआ और कमरे के सोफे पर जाकर लेट गया। आंखें बंद करते ही उसे लगा कि आज दिन भर की पूरी थकान एक पल में ही मिट चुकी थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो रोमांटिक पल एक बहुत बड़े तूफान के आने की शांति था, क्योंकि कल सुबह से उसकी और अनन्या की जिंदगी में नए मोड़ आने वाले थे। अगली सुबह दिग्विजय अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ जरूरी फाइल्स चेक कर रहा था। तभी कैबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी सेक्रेटरी माया अंदर आई। माया ने पास आकर कहा, सर, मिस्टर मल्होत्रा की तरफ से आपके लिए एक इनविटेशन आया है। मल्होत्रा का नाम सुनते ही दिग्विजय ने झटके से अपना सिर उठाया और उसकी आंखें सख्त हो गई। उसने कड़क आवाज में पूछा, कैसा इनविटेशन? क्या लिखा है उसमें? माया ने कार्ड आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, उन्होंने आज शाम को एक ग्रैंड पार्टी रखी है और खास तौर पर आपको और मिस अनन्या दोनों को इनवाइट किया है। जैसे ही माही के मुंह से अनन्या का नाम निकला, दिग्विजय का दिमाग ठनक गया। उसकी पैनी भौहें सिकुड़ गई। वो समझ गया कि विक्रम मल्होत्रा और उसके दादाजी कोई न कोई चाल चल रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि अनन्या उसके विला में रह रही है। दिग्विजय ने मन ही मन सोचा, तो मल्होत्रा ने अपना पासा फेंक दिया है।
वो देखना चाहता था कि वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, जैसी उनकी मर्जी। शिकारी अगर जाल बिछा रहा है तो शेर भी पिंजरे में घुसने के लिए तैयार है। दिग्विजय ने सपाट चेहरे से माही की तरफ देखा और कहा, ठीक है, उन्हें कंफर्मेशन भेज दो कि हम आ रहे हैं। और सुनो, आज शाम की तैयारी करो। साथ ही अनन्या के लिए एक बहुत स्पेशल ड्रेस सिलेक्ट करवाओ। माही ने मुस्कुराते अपना सिर हिलाया। जी सर। और वो अपने कैबिन से बाहर निकल गई। शाम के ठीक 5 बजे दिग्विजय सीधे अनन्या के कैबिन में पहुंच गया। अनन्या फाइलों में डूबी हुई थी। तभी उसने दिग्विजय को सामने खड़ा देखा। दिग्विजय ने बिना कोई भूमिका निभाए सीधे कहा, अनन्या, अपना बैग उठाओ और चलो। आज शाम को हमें कहीं पर जाना है। अनन्या ने हैरान होकर पूछा, पर कहाँ जाना है मिस्टर राठौर, और वो भी इतनी जल्दी? दिग्विजय ने बस इतना कहा, घर चलो, सब पता चल जाएगा। दोनों बिना देर किए ऑफिस से निकल गए और विला पहुंचे। जब अनन्या अपने बेडरूम में दाखिल हुई तो उसकी नज़र बेड पर रखे एक बेहद खूबसूरत और बड़े से गिफ्ट पैकेट पर पड़ी। उस पैकेट के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखा हुआ था, जिस पर बड़े ही शायराना और हल्के फ्लर्टी अंदाज में लिखा था, रात हसीन है और महफिल भी सजेगी जब हुस्न की मल्लिका इस लिबास में ढलेगी। तैयार हो जाइए, आज शाम आपकी खूबसूरती का इम्तिहान है। अनन्या के होठों पर यह पढ़कर एक अनजानी सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने जैसे ही पैकेट खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक बेहद खूबसूरत चमचमाती काले रंग की नेट की साड़ी रखी थी। साड़ी के साथ मैचिंग के सैंडल्स, काली और गोल्डन कांच की चूड़ियां, एक बेहद नाजुक खूबसूरत सा नेकलेस भी रखा हुआ था, जो देखने में बिल्कुल एक मॉडर्न मंगलसूत्र जैसा लग रहा था, ऐसा कि कोई आम इंसान पहचान ही ना पाए कि ये मंगलसूत्र है। अनन्या ने उस साड़ी को हाथ में लिया और सोचने लगी, आखिर हमें जाना कहाँ है जो उन्होंने मुझे ये सब तैयार होने के लिए दिया है। खैर जो भी हो, मैंने 1 साल तक इनकी पत्नी का रोल निभाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो मुझे ये करना ही होगा। ये सोचकर वो कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। करीब आधे घंटे बाद अनन्या तैयार होकर बाहर आई। वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपने लंबे रेशमी बालों में कंघी कर रही थी। आज उसने साड़ी और नेकलेस पहनने के साथ साथ अपनी मांग में हल्का सा सिंदूर भी लगाया था। एक सुहागन का फर्ज निभाने के लिए ठीक उसी वक्त दिग्विजय ने कमरे में कदम रखा। लेकिन जैसे ही दिग्विजय की नजर सामने खड़ी अनन्या पर पड़ी, उसके पैर वहीं ही जम गए, मानो किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। उसकी सांसें हलक में अटक गई और उसका दिल सीने से उछलकर बाहर आने को बेताब हो उठा था। आज अनन्या सच में कहर ढा रही थी। उस काली साड़ी ने उसकी पतली कमर और गोरे रंग को इस कदर निखारा था कि वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि साक्षात अप्सरा लग रही थी। उसकी आंखों का काजल, होठों की हल्की सी लाली और गले में चमकता हुआ वो छुपा हुआ मंगलसूत्र दिग्विजय के होश उड़ाने के लिए काफी था। दिग्विजय खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। तभी शीशे में अनन्या की नजर दरवाजे पर खड़ी दिग्विजय पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर पीछे की तरफ देखा और उसकी उलझन भरी आवाज गूंजी, क्या हुआ मिस्टर राठौड़, आप वहां दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? सब ठीक तो है ना? अनन्या की आवाज सुनते ही दिग्विजय होश में आया। उसने अपनी सूखी थूक निगली और आगे बढ़ा। उसकी नजर अनन्या की मांग में चमकते हुए लाल सिंदूर पर गई। दिग्विजय का दिल एक पल के लिए धड़का, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसने गंभीरता से कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो अनन्या, लेकिन एक गड़बड़ है। ये कहते हुए दिग्विजय ने बिना झिझक अपने हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों की पोरों से अनन्या के माथे के पास से बिखरे हुए बालों को लटों को थोड़ा सा एडजस्ट किया। उसने बहुत ही सलीके से उन बालों को इस तरह सेट किया कि उसकी मांग का वो लाल सिंदूर थोड़ा छिप गया। अनन्या हैरान होकर उसे देखती रही। दिग्विजय ने हाथ पीछे हटाते हुए शांत लहजे में कहा, हम मल्होत्रा की पार्टी में जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि वहां किसी को भी भनक लगे कि तुम शादीशुदा हो, और तुम्हारी मांग में ये सिंदूर है ना, ये हमारी सेफ्टी और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है। अनन्या ने आईने में देखा। सिंदूर अब बालों के पीछे पूरी तरह छुप चुका था, पर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। दिग्विजय ने बिना एक शब्द और बोले बिल्कुल सपाट चेहरा बनाकर सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसे डर था कि अगर वो 1 सेकंड और वहीं रुकता तो उसके मुंह से अनन्या की तारीफ में दिल की सारी सच्चाई बाहर आ जाती।
थोड़ी देर बाद जब दिग्विजय वॉशरूम से बाहर आया तो वो भी एक 3 पीस सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसने एक क्लासिक ब्लैक सूट पहना हुआ था। उसकी चौड़ी छाती, कड़क बॉडी लैंग्वेज और चेहरे का वो रसूखदार एटीट्यूड उसे बेहद हैंडसम और चार्मिंग लुक दे रहा था। कमरे में ब्लैक साड़ी में अनन्या और ब्लैक सूट में दिग्विजय दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, जैसे कोई मेड फॉर ईच अदर कपल हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आंखों ही आंखों में खामोशी चमक रही थी और बिना कुछ कहे दोनों कमरे से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में उनकी ब्लैक रोल्स रॉयस कार मल्होत्रा मैंशन की उस पार्टी की तरफ दौड़ने लगी जहां विक्रम मल्होत्रा उसके दादाजी अपना जाल बिछाए इस परफेक्ट जोड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मल्होत्रा मैंशन के बाहर महंगी गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। मीडिया के कैमरों की फ्लैश लाइट्स लगातार चमक रही थी। तभी एक आलीशान ब्लैक रोल्स रॉयस आकर रुकी। अर्जुन ने मुस्तैदी से कार का दरवाजा खोला। सबसे पहले दिग्विजय सिंह राठौड़ ने अपने कड़क अंदाज में बाहर पैर रखा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाकर कार से ब्लैक साड़ी में लिपटी अनन्या को बाहर निकाला, पूरी महफिल में मानो सन्नाटा छा गया। वहां खड़े मीडिया वाले और बिजनेस क्लास के लोग अपनी आंखें फाड़ कर उन्हें ही देख रहे थे। हर तरफ कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। भाई, ये क्या सीन है? शहर का सबसे बड़ा और मोस्ट एलिजिबल बैचलर, जो कभी किसी लड़की को भाव तक नहीं देता था, आज उसके साथ ये हुस्न की मल्लिका कौन है? मीडिया वाले पागलों की तरह फोटो क्लिक करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन दिग्विजय के पर्सनल बॉडीगार्ड्स ने तुरंत ही मुस्तैदी दिखाई। उन्होंने मीडिया को चारों तरफ से घेर लिया और एक भी कैमरा उनके करीब नहीं फटकने दिया। दिग्विजय बड़ी शान से अनन्या का हाथ थामे रोब के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर हॉल में विक्रम मल्होत्रा और उसके दादाजी किसी बड़े बिजनेसमैन से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी हॉल के मेन गेट पर हलचल हुई। विक्रम ने जैसे ही पलटकर देखा, उसकी नजर काली साड़ी में बिजली ढा रही अनन्या पर जाकर टिक गई। उसे देखते ही विक्रम का दिल वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर एक गंदी और हवस भरी मुस्कान आ गई थी। वह बिना पलक झपकाए अनन्या को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। अनन्या को अचानक अपने शरीर पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे कोई उसे गंदी नजरों से निहार रहा हो। उसने जैसे ही सामने देखा, विक्रम की वो भूखी आंखें सीधी उससे टकराई। विक्रम को सामने देखते ही अनन्या के पुराने जख्म हरे हो गई। डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो अंदर तक कांपने लगी थी। दिग्विजय की पैनी नजरों ने तुरंत अनन्या के चेहरे को उड़ता रंग और उसका कांपता हुआ शरीर को भांप लिया था। उसने बिना एक पल गवाए अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और अनन्या को सीधे उसकी पतली कमर से थाम लिया। उसने अनन्या को खींचकर अपनी चौड़ी छाती से सटा लिया। दिग्विजय ने अनन्या के कान के पास झुककर अपनी भारी पर बेहद सुकून देने वाली आवाज में कहा, कूल डाउन बेबी, रिलैक्स, तुम जरा भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ, इस साले विक्रम की क्या किसी के बाप की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें आंख उठाकर भी देख सके। बस अपने आप को संभालो। दिग्विजय की उस मजबूत पकड़ और बेबी शब्द ने अनन्या के अंदर एक अजीब सा हौसला भर दिया था। उसका कांपना अब बंद हो चुका था। दिग्विजय अनन्या और के पीछे चल रहे अर्जुन को लेकर सीधे उसके दादाजी और विक्रम के पास पहुंचा। दिग्विजय के चेहरे पर एक किलर स्माइल थी। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर मल्होत्रा। इशारा पाते ही अर्जुन ने आगे बढ़कर एक बेहद कीमती और शानदार गिफ्ट दादाजी के हाथों में थमा दिया। दादाजी ने हाथ मिलाते हुए चेहरे पर एक नकली और मीठी मुस्कान लाई और टॉन्ट मारते हुए बोला, अरे मिस्टर राठौड़, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप जैसा इतना बड़ा और बिजी बिजनेसमैन हमारे इस छोटी सी पार्टी में कदम रखने की जहमत उठाएगा। दिग्विजय ने अपने कोट के बटन ठीक किए, अपनी ठुड्डी उठाई और बेहद करारा डायलॉग मारते हुए कहा, बात तो आपने 100% सही कहा मिस्टर मल्होत्रा। सच कहूँ तो आपकी और आपके इस खानदान की इतनी औकात नहीं है कि मुझे अपने इस महफिल में बुला सके, पर फिर मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी ने इतने प्यार से इनविटेशन भेजा है तो जाना चाहिए। आखिर किसी का दिल दुखाना मेरी फितरत में नहीं है। ये सुनते ही तो विक्रम के तन बदन में जैसे आग लग रही थी। उसके दादाजी भी अंदर ही अंदर खून का घूंट पीकर अपने मुस्कान बनाए रखे हुए थे। तभी दादाजी की नजर दिग्विजय की कमर में सटी हुई अनन्या पर गई। उसने बड़ी चालाकी से पूछा, वैसे मिस्टर राठौड़, आपके बारे में तो हम सब जानते हैं, पर जरा ये बताइए कि ये खूबसूरत मोहतरमा कौन है?
दिग्विजय ने अनन्या की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की, उसे अपनी थोड़ा थोड़ा और खींचा और हॉल में खड़े एक शख्स को सुनाते हुए कड़क आवाज में कहा, इनसे मिलिए, मीट माई वाइफ अनन्या दिग्विजय सिंह राठौड़। माई वाइफ, ये शब्द सुनते ही मानो विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसके दिमाग के सारे फ्यूज उड़ गए। वो गुस्से से इस कदर आग बबूला हुआ कि उसकी आंखों में लाल अंगारे तैरने लगे थे। वो तमतमाते हुए चिल्लाकर आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी बगल में खड़े उसके दादाजी ने झटके से विक्रम की कलाई को इतनी जोर से दबाया कि विक्रम के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। दादाजी की आंखों में उसे शांत रहने का इशारा किया। दादाजी ने अपनी आवाज को और मीठी बनाते हुए कहा, अरे वाह मिस्टर राठौड़, आपने इतनी गुपचुप शादी कर ली है और हमें बताया भी नहीं। लेकिन मानना पड़ेगा, आपकी वाइफ बहुत ही खूबसूरत है। दिग्विजय ने एक बेपरवाह मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। तभी माहौल को और तंग करने के लिए विक्रम ने एक टॉन्ट मारते हुए कहा, पर वैसे बिना किसी को बताए इतनी सीक्रेट शादी? मुझे तो लगा कि मिस्टर राठौड़ खानदान के पास बहुत पैसा है, पर शायद आपके पास हमें शादी के ग्रैंड पार्टी देने के लिए बजट भी कम है। दिग्विजय ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, पार्टी और शादियों में भीड़ उन्हें बुलानी पड़ती है मिस्टर मोहतरा, जिन्हें अपना रसूख दिखाना हो। हमारा नाम ही काफी है। खैर, एक्सक्यूज मी। मल्होत्रा को उनकी औकात दिखाकर दिग्विजय और अनन्या वहां से साइड हो गए। तभी कुछ बड़े बिजनेस पार्टनर्स ने दिग्विजय को घेर लिया और बिजनेस की बातें शुरू कर दी। अनन्या ने दिग्विजय की तरफ देखा तो दिग्विजय ने हल्के से सिर हिलाकर उसे जाने का इशारा किया। अनन्या वहां से हटकर सीधे हॉल के कोने में बने फूड कॉर्नर की तरफ चली गई, क्योंकि उसे थोड़ी भूख भी लगी थी और वो उस ड्रामे से दूर होना चाहती थी। दिग्विजय भले ही बिजनेसमैन से बात कर रहा था, लेकिन उसने अर्जुन को एक सीक्रेट इशारा पहले ही कर दिया था। अर्जुन साये की तरह अनन्या के पीछे पीछे गया और फूड कॉर्नर के पास थोड़ी दूर खड़ा हो गया। अब अनन्या बिल्कुल बेफिक्र थी। उसे पता था कि दिग्विजय उसके साथ है, और वैसे भी दिग्विजय की चीते जैसी नजरें उसी पर टिकी हुई थी। ये कोई उसका बाल भी भाका नहीं कर सकता था। वो आराम से चेयर पर बैठ गई, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि विक्रम मल्होत्रा दूर खड़ा होकर अभी भी अपने दादाजी के साथ उसे अपना बनाने का एक नया और खौफनाक प्लान बुन रहा था। फूड कॉर्नर के पास अनन्या आराम से एक प्लेट से स्नैक्स लेकर बैठी ही थी। तभी विक्रम मल्होत्रा अपने दादाजी की पकड़ से छूटकर गुस्से में पैर पटकता हुआ सीधे उसकी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। जैसे ही विक्रम अनन्या के टेबल के करीब पहुंचने वाला था, साये की तरह मुस्तैद खड़े अर्जुन ने लपककर उसका रास्ता रोक लिया। अर्जुन ने अपनी तगड़ी बॉडी सामने अड़ाते हुए कड़क आवाज में कहा, मिस्टर विक्रम मल्होत्रा, आप अपनी हद में रहिए, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत कीजिए। विक्रम ने भी तैश में आकर कहा, अबे ओए नौकर, साइड हट, वरना यहीं पर खड़े खड़े ही ठिकाने लगा दूंगा। तभी पीछे से अनन्या की शांत लेकिन खनकती हुई आवाज आई, अर्जुन रहने दो, आने दो इन्हें, जरा मैं भी तो देखूं बिना अपने दादाजी के सहारे ये नवाबजादे कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अर्जुन ने अनन्या की बात मानकर एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसकी नजरें चीते की तरह विक्रम पर ही टिकी हुई थी। विक्रम दांत पीसते हुए अनन्या के ठीक सामने टेबल पर दोनों हाथ टिकाकर झुक गया। उसने अनन्या को डराने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखें की और हाथ हवा में लहराते हुए मानो थप्पड़ मारने की पोजीशन में आकर गुर्राया, बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझ पर? तुझे क्या लगा था मेरे दुश्मन दिग्विजय राठौड़ का पल्लू पकड़ लेगी तो मुझसे बच जाएगी? मुझसे बचने के लिए सीधे उसके बेड पर पहुंच गई। विक्रम को लगा था कि इतना सुनते ही अनन्या डर के मारे थर थर कांपने लगेगी और रोने लगेगी, लेकिन यहाँ सीन ही पलट गया था। अनन्या ने बड़े आराम से अपने हाथ में पकड़ी कोल्ड ड्रिंक की चुस्की ली, ग्लास टेबल पर रखा और विक्रम को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई चिड़ियाघर के किसी अजीब जानवर को देख रही हो। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मिस्टर विक्रम, आंखें इतनी बाहर क्यों निकाल रहे हो? कहीं गोटियां गिल रहे हो क्या? और ये जो हाथ हवा में बार बार हिला रहे हो ना, इससे मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि तुम आसपास की मक्खियां उड़ा रहे हो। जरा तमीज से बात करो, वरना मक्खी के साथ साथ तुम भी उड़ जाओगे। ये सुनते ही पास खड़े अर्जुन ने तुरंत अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। उसकी हंसी छूटने ही वाली थी कि उसने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाई और सामने खांसने का नाटक करने लगा। विक्रम की बेइज्जती हो चुकी थी।
वो और चिढ़कर बोला, जबान बहुत चलने लगी है तेरी। भूल मत कि तू किसके इलाके में खड़ी है। दिग्विजय राठौड़ तुझे 24 घंटे नहीं बचा पाएगा। तूने मेरे दुश्मन से हाथ मिलाया है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अनन्या अपनी चेयर पर थोड़ा और आराम से बैठ गई और बोली, देखो विक्रम, पहली बात तो ये कि हाथ मिलाया नहीं, शादी की है। और रही बात तुम्हारे दुश्मन की, तो वो शेर है, शेर। और तुम तो बस और म्याऊं बिल्ली की तरह हो, जो शेर के सामने आते ही भीगी बिल्ली बन जाते हो। तुमने देखा नहीं, अभी 5 मिनट पहले जब तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी कलाई मरोड़ी थी, तो तुम कैसे चूहे की तरह बिल में घुस गए थे। मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हारे दादाजी तुम्हें घर से बाहर डांट कर बाहर कोने में खड़ा ना कर दे। अब अर्जुन से अपनी हंसी रोकी नहीं जा रही थी। उसने अपना मुंह पूरी तरह हाथ में बींच लिया। उसकी छाती हंसी के मारे हिल रही थी। उसने मन ही मन सोचा, बॉस की वाइफ तो कतई बारूद है, विक्रम की तो इज्जत का फालूदा ही बना दिया। विक्रम गुस्से में पूरी तरह बौखला गया था। उसका बस चलता तो वो वहीं सब तोड़फोड़ कर देता। उसने उंगलियां उठाते हुए कहा, तू तू बहुत पछताएगी अनन्या, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अनन्या ने एक और आखिरी जबरदस्त पंच मारते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, डायलॉग बाजी बंद करो और जाओ, केक कटने वाला है। जाकर दादाजी को चम्मच से केक खिलाओ, वरना वो डांटेंगे। और सुनो, उनकी उंगली नीचे रखना, वरना मेरे पतिदेव ने देख लिया ना, तो वो उंगली का क्या करेंगे ये तुम अच्छे से जानते हो। दिग्विजय का नाम सुनते ही विक्रम के अंदर तो एक बार डर आ गया था। उसने अनजाने में ही अपनी उंगली नीचे कर ली। वो तुरंत अंदर ही अंदर बुरी तरह खिसक गया था। अपनी और बेइज्जती अब वो सहन करने पाया और वहां से पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। विक्रम के जाते ही अर्जुन ने अपना मुंह खोला और खुलकर हंस पड़ा। मैडम, मान गए आपको। आज तो आपने मल्होत्रा खानदान के वारिस को उसकी सही जगह दिखा दी है। अगर बॉस ये देख लेते तो पक्का आपको बोनस देते। अनन्या ने हंसते हुए कहा, नहीं अर्जुन, ऐसे खाली बर्तनों से हमें डरना नहीं चाहिए, जो सिर्फ बजना जानते हैं, कुछ करना नहीं। तभी वहां से एक वेटर हाथ में जूस के गिलास से भरी ट्रे लेकर गुजर रहा था। अनन्या ने मुस्कुराते हुए ट्रे में से एक फ्रेश ऑरेंज जूस का गिलास उठा लिया। उसे देखकर अर्जुन ने भी बिना किसी झिझक के ट्रे से दूसरा जूस का गिलास उठा लिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ गिलास बढ़ाया, जैसे कोई जीत का जश्न मना रहे हों, और आराम से जूस की चुस्कियां लेने लगे। जूस पीते पीते अर्जुन अभी भी मंद मंद मुस्कुराई जा रहा था और अनन्या भी बिल्कुल रिलैक्स महसूस कर रही थी। लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि विक्रम अब सीधे नहीं बल्कि किसी बड़े धोखे से वार करने की फिराक में था। जूस पीने के बाद ही अनन्या को अचानक ही अपने शरीर में अजीब सी एक हलचल महसूस होने लगी। उसका सिर अचानक से भारी होने लगा और दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। उसने गिलास टेबल पर रखा और अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं जरूर वॉशरूम से होकर आती हूँ। वॉशरूम के शीशे के सामने खड़े होकर अनन्या ने अपने चेहरे पर ठंडे पानी के 2-4 छपाके मारे, लेकिन पानी से कोई फायदा नहीं हुआ। शीशे में उसे अपना ही चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। अनन्या एक डॉक्टर थी, जिसके चलते उसको समझ आ गया था कि उसके शरीर में क्या हो रहा था। उसके पूरे बदन में अब अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। देखते ही देखते उसे बहुत तेज गर्मी का एहसास हुआ, जैसे पूरे शरीर में आग लग रही हो। अनन्या एक डॉक्टर थी। तभी वो किसी तरह अपना पर्स उठाकर लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम के बाहर आई। अपनी धुंधली आंखों से उसने पूरे हॉल में दिग्विजय को ढूंढा। दिग्विजय कुछ बिजनेसमैन के बीच में खड़ा हुआ था। अनन्या बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसकी तरफ बढ़ी और पीछे से जाकर दिग्विजय का हाथ बेहद मजबूती से थाम लिया। जैसे ही वो मखमली लेकिन बेहद गर्म हाथ दिग्विजय की कलाई से टकराया, दिग्विजय झटके से पीछे मुड़ा। उसने देखा कि अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था और आंखों में एक अजीब सा नशा और बेबसी थी। दिग्विजय ने बिना देर किए बाकी बिजनेसमैन को एक्सक्यूज में कहा और अनन्या को तुरंत एक सुनसान कोने की तरफ ले आया। तभी वहां अर्जुन भी दौड़ता हुआ आ गया। दिग्विजय ने अनन्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया और घबराकर पूछा, क्या हुआ अनन्या, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। अनन्या ने हाफते हुए टूटी हुई आवाज में कहा, मिस्टर राठौड़, मुझे मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है। मेरी पूरी बॉडी में एक अजीब सा दर्द हो रहा है और आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इतना सुनते ही दिग्विजय का दिमाग बिजली की तरह घूमा। उसे तुरंत समझ आ गया कि एक मल्होत्रा का कोई गंदा खेल है। उसने बिना एक सेकंड गवाए अर्जुन की तरफ देखा और कड़क आवाज में चिल्लाया,
अर्जुन, गाड़ी निकालो तुरंत। अर्जुन बिना कुछ पूछे उल्टे पैर पार्किंग की तरफ भागा। इधर दिग्विजय ने बिना किसी की परवाह किए सबके सामने अनन्या को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और सीधे हॉल से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। पूरी महफिल के लोग उन दोनों को फटी आंखों से देख रहे थे। वहीं दूर खड़ा विक्रम इस नज़ारे को देखकर अपने होठों पर एक शैतानी और मिस्टीरियस स्माइल ला रहा था। उसका प्लान काम कर गया था। जूस में नशीली दवा मिल चुकी थी। दिग्विजय ने अनन्या को रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर बिठाया और खुद भी अंदर आ गया। गाड़ी जैसे ही मेन गेट से बाहर निकली, दिग्विजय ने अर्जुन से कहा, हॉस्पिटल चलो, जितनी जल्दी हो सके। अर्जुन को समझ आ गया था कि मामला बहुत सीरियस है। उसने गाड़ी की रफ्तार सीधे बढ़ा दी और कार सड़क पर तैरने लगी। लेकिन कार के अंदर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। पिछली सीट पर बैठी अनन्या के अंदर नशीली दवा का असर अपने चरम पर पहुंच चुका था। वो पूरी तरह अपने होश खो चुकी थी। गर्मी के मारे उसका दम घुट रहा था। वो दिग्विजय के बिल्कुल पास आ गई और अपने कांपते हाथों से दिग्विजय के 3 पीस सूट के बटन खोलने लगी। वो बेसुध होकर बुदबुदाई, मुझे बहुत गर्मी लग रही है मिस्टर राठौड़, प्लीज, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। इतना कहते कहते उसने अपनी काली साड़ी के पल्लू को अपने कंधे से थोड़ा नीचे सरका दिया, जिससे उसका गोरा बदन और सुराहीदार गर्दन साफ दिखने लगी। दिग्विजय का अपनी आंखों पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक अनन्या ने एक और हरकत की। वो सीट से उठी और सीधे दिग्विजय की गोद में जाकर बैठ गई। दिग्विजय पूरी तरह शॉक रह गया। उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। इससे पहले कि वो उसे दूर हटा पाता, अनन्या ने अपने दोनों हाथ दिग्विजय के गले में डाल दिए और पागलों की तरह उसकी गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगी। दिग्विजय की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो खुद को कंट्रोल करने की आखिरी हद तक कोशिश कर रहा था, लेकिन अनन्या की सांसों की गर्मी और उसकी छुअन दिग्विजय के अंदर के मर्द को जगा रही थी। तभी अनन्या और आगे बढ़ी। उसने सीधे दिग्विजय के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पागलों की तरह स्मूच करने लगी। अनन्या की इस बेतरतीब किस से दिग्विजय को साफ समझ आ रहा था कि अनन्या को किस करना बिल्कुल नहीं आता। वो बस बेसुध होकर उसके होठों को चबा रही थी, चूस रही थी। दिग्विजय ये समझ गया कि ये अनन्या की जिंदगी का पहला किस है। ये एहसास होते ही दिग्विजय की आंखों में एक अजीब सी चमक और गर्व आ गया। अब रोकना नामुमकिन था। दिग्विजय का अपना कंट्रोल भी पूरी तरह छूट चुका था। उसकी पैंट अंदर से बिल्कुल टाइट हो चुकी थी। उसका वजूद इस औरत की चाहत में जल रहा था। उसने भी अनन्या की कमर को कसकर भींच लिया और उसके किस का जवाब देने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में एक जोरदार झटका लगा। दिग्विजय ने मन ही मन खुद को झंझोरा, नहीं दिग्विजय, तू ऐसा नहीं कर सकता। वो इस वक्त होश में नहीं है। उसे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। अगर आज रात तूने उसकी इस हालत का फायदा उठाया तो सुबह जब उसे होश आएगा वो खुद से नफरत करने लगेगी और तू हमेशा के लिए उसे खो देगा। उसने अपने जबड़े भींचे, अपनी बंद मुट्ठियों को सीट पर दे मारा और अपनी पूरी ताकत लगाकर अनन्या के चेहरे को अपने से थोड़ा दूर किया, जबकि उसका अपना दिल और बदन आग की तरह सुलग रहा था। उसने अर्जुन से चीखते हुए कहा, अर्जुन, गाड़ी की स्पीड और बढ़ाओ, हमें 5 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना है। रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर इस वक्त जज्बातों का बवंडर उठा हुआ था। अनन्या पूरी तरह होश खो चुकी थी। नशे की दवा में उसने अपने दोनों हाथ दिग्विजय के बालों में फंसा दिए और पागलों की तरह उसे डीपली किस करने लगी। दिग्विजय ने अपने कंधों को पीछे धकेलते हुए उसे खुद से दूर करने की आखिरी कोशिश की, लेकिन अनन्या किसी जिद्दी बच्चे की तरह उससे चिपके जा रही थी। उसने अपनी कांपती उंगलियों से दिग्विजय के कोट के बटन एक एक करके खोल दिए और उसके कॉलर बॉन पर चूमने लगी। लेकिन उस नशे में भी उसके मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली, मिस्टर राठौड़, प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो। अनन्या की ये बेबसी देखकर दिग्विजय का बचा कुचा कंट्रोल भी टूट गया। उसने अनन्या की कमर को अपनी फौलादी बाहों में जकड़ा और उसे और ज्यादा गहराई से चूमने लगा। उसे और कंफर्टेबल महसूस कराने के लिए दिग्विजय ने एक बेहद पैशनेट और डीप फ्रेंच किस के जरिए उसकी जीभ को अपने मुंह में लेकर उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। उस गर्माहट से अनन्या के शरीर का मूवमेंट धीरे धीरे शांत होने लगा। तभी झटके से गाड़ी रुकी। दिग्विजय ने तुरंत अनन्या के कपड़ों को ठीक किया और कार का दरवाजा खोलकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। दिग्विजय अनन्या को गोद में उठाए जैसे ही सिटी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ, उसका रसूखदार और खौफनाक ऑरा पूरे कॉरिडोर में फैल गया। शेर जैसी दहाड़ मारते हुए वो चिल्लाया, डॉक्टर, कहाँ मर गए सबके सब? डॉक्टर को बुलाओ तुरंत। दिग्विजय सिंह राठौड़ का ये जानलेवा गुस्सा और चेहरे का रौब देखकर वहां मौजूद सीनियर डॉक्टर्स और स्टाफ के कलेजे कांप गए।
सब डर के मारे अपनी जगह सहम गए। तभी एक मेल डॉक्टर आगे बढ़ा, लेकिन दिग्विजय ने अपनी लाल आंखें उसकी तरफ घुमाई और कड़क कर बोला, स्टॉप, वहीं रुक जाओ, कोई फीमेल डॉक्टर बुलाओ तुरंत, कोई मर्द इसे छुएगा भी नहीं। माहौल में इतना खौफ था कि एक नर्स भागती हुई अंदर के कैबिन की तरफ गई। तभी गलियारे में किसी के जूतों की भारी और सधी हुई आवाज गूंजी। कैबिन का दरवाजा खुला और एक यंग बेहद खूबसूरत लेडी डॉक्टर तेज कदमों से बाहर आई। दिग्विजय ने उसका चेहरा देखे बिना ही रौबदार आवाज में कहा, चेक करो इसे, देखो क्या हुआ है इसे। वो लेडी डॉक्टर इस भारी आवाज को सुनकर चौंकी। उसने जैसे ही सामने देखा, वो दिग्विजय को देखकर एक पल के लिए हैरान रह गई। पीछे खड़ा अर्जुन भी उसे देखकर चौंक गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। लेकिन दिग्विजय के उस जानलेवा गुस्से को देखकर दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। लेडी डॉक्टर ने तुरंत प्रोफेशनल रुख अपनाया और अनन्या को चेक करने लगी। उसने अनन्या की आंखों की पलकों को ऊपर उठाकर देखा तो उसकी आंखों का रंग अंदर से गहरा लाल और सुलगता हुआ दिखाई दे रहा था। जब उसने अनन्या की बाहों और गर्दन की स्किन को देखा तो वहां दवा के रिएक्शन की वजह से छोटे छोटे लाल रैशेज यानी चकत्ते उभर आए थे। वो एक पल में समझ गई कि मामला क्या है। उसने तुरंत एक एंटीडोट का इंजेक्शन निकाला और अनन्या को लगा दिया ताकि दवा का जहर आगे न फैले। इसके बाद उसने अनन्या को अपने कैबिन के अंदर बेड पर शिफ्ट करवा दिया ताकि वो रिलैक्स कर सके। अनन्या को सेटल करने के बाद वो लेडी डॉक्टर बाहर आई जहां दिग्विजय और अर्जुन खड़े थे। उसने दिग्विजय की तरफ देखा और बोली, भैया, आप यहाँ? दिग्विजय ने अपनी सख्त आंखें उसकी तरफ घुमाई। रूही, तू यहाँ इस हॉस्पिटल में क्या कर रही है? रूही ने जवाब दिया, हाँ भाई, मैंने कल ही से इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है। फिर उसने कैबिन के कांच से अंदर सो रही काली साड़ी वाली अनन्या को देखा, जो इस हालत में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। रूही ने दिग्विजय से पूछा, भाई, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये लड़की कौन है जिसे आप इस तरह अपनी बाहों में उठाकर यहाँ लाए हैं? दिग्विजय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। उसने अपनी भारी और कड़क आवाज में कहा, पहले मुझे ये बता कि उसे हुआ क्या है। रूही डॉक्टर होने के नाते सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बोली, भाई, इन्हें एक बहुत ही हैवी डोज में एक खास नशीला और उत्तेजक ड्रग दिया गया है। मैंने एंटीडोट दे दिया है जिससे इनके रैशेज और दर्द कम हो जाएगा, लेकिन इस दवा का कोई परमानेंट मेडिकल इलाज हमारे पास नहीं है। इस दवा का असर अभी हफ्तों तक इनके बॉडी में रहेगा। इन्हें इस वक्त किसी डॉक्टर या दवाई की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने पति की ज़रूरत है। अगर इनकी शादी हो चुकी है तो आप तुरंत इनके हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दीजिए, वही इन्हें इस हालत से बाहर निकाल सकते हैं। रूही के मुंह से ये बात सुनते ही अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा और रूही के पास आकर बोला, रूही, तुम्हें किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मिसेज अनन्या दिग्विजय सिंह राठौड़ हैं, तुम्हारे भाई की पत्नी और हमारी भाभी। ये सुनते ही रूही के होश उड़ गए। वो बुरी तरह चौंक गई कि उसके भाई ने शादी कर ली और उसे पता तक नहीं। लेकिन दिग्विजय के चेहरे का रौब ऐसा था कि वो आगे कुछ पूछ नहीं पाई। दिग्विजय सीधा केबिन के अंदर गया और सो रही काली साड़ी वाली अनन्या को दोबारा अपनी गोद में उठा लिया। बाहर आकर अर्जुन ने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला। दिग्विजय ने अनन्या को पिछली सीट पर लिटाया, लेकिन इस बार दिग्विजय खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने अर्जुन को वहीं रुकने का इशारा किया और गाड़ी को पूरी रफ्तार से अपने विला की तरफ भगा दिया। रात के सन्नाटे में दिग्विजय अनन्या को लेकर अपने विला पहुंचा। उसने उसे बेडरूम के शानदार बेड पर लिटाया। अनन्या की ये हालत देखकर उसका खून उबल रहा था। उसने तुरंत फ़ोन निकालकर अर्जुन को लगाया और साक्षात यमराज की आवाज़ में बोला, अर्जुन, पता लगाओ कि पार्टी में ये हरकत किसने की है। मुझे उस शख्स का नाम सुबह तक चाहिए। जी बॉस, कहकर अर्जुन ने फ़ोन रख दिया। दिग्विजय फ़ोन साइड में रखकर वॉशरूम गया। उसने ठंडे पानी से नहाया ताकि उसका गुस्सा और बदन की गर्मी शांत हो सके। जब वो नाइट ड्रेस पहनकर फ्रेश होकर बाहर आया तो कमरा बिल्कुल खामोश था। वो बेड के पास आकर खड़ा हो गया। बिस्तर पर लेटी अनन्या अब धीरे धीरे कसम खाने लगी थी। एंटीडोट की वजह से उसका दर्द कम हुआ था और नींद धीरे धीरे टूट रही थी। उसने अपनी भारी पलकें खोली और दर्द में हल्की सी कराहते हुए अपने आसपास देखा। जैसे ही उसने सामने देखा, उसकी नीली काली आंखें सीधे दिग्विजय की सुलगती हुई फिक्रमंद आंखों से जा टकराईं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कहानी के एक और नए अगले एपिसोड में।